यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता सूत्र स्थान का अध्याय सातवां। छठा अध्याय तस्य सीते अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। और स्वस्थ व्रत चतुष्क अपन पढ़ रहे हैं। पहले अपने पढ़ी दिनचर्या, फिर पढ़ी ऋतुचर्या। अब नए वेगान दारित भी स्वस्थ व्रत का ही पार्ट है। और इसमें ये बताएंगे कि कौन कौन सी जो नेचुरल अर्जेज है उनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। कॉमन बात करें, जैसे कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस में वॉशरूम नहीं, और आपको जाना है यूरिनेशन के लिए, और आप सो रहे स्लीपर में और आप सोच रहे हैं बस कहीं आगे रुकेगी तब जाऊंगा, और नींद आ गई। जब उठे 1-2 घंटे बाद में, तो वो उठे भी इसीलिए क्योंकि पेन होने लग गया था। और जो यूरिनरी ट्रैक वाला एरिया है पूरा, किडनी से लेके और यूरिथ्रल ओपनिंग तक, उस पूरे एरिया में मतलब लॉइन टू ग्रोइन पेन है। पेन का कारण क्या है? डिस्टेंशन, फुलफिल्ड है ब्लेडर। तो अपने आसपास ब्लेडर क्या है? एक प्लास्टिक की थैली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे वॉलीबॉल का, फुटबॉल का ब्लेडर होता है रबड़ वाला, वैसा। तो उसके अंदर 250 ml के आसपास यूरिन इकट्ठा होता है, तो अपने को अर्ज होने लगती है कि यूरिनेशन के लिए जाना है। 500 तक आप सहन कर सकते हो, 500 के बाद एक्सट्रीम पेन होने लगता है। तो कुल मिला के 250 से 500 के बीच की कंडीशन में है, इसका मतलब आपने मूत्र वेग विदारण कर लिया। अब यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ की जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको पुश करेगा ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर भर रहा है। अच्छा, अब जो ये वेग है अधारणीय, पहले वो पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है न वेगान धारियेत, मतलब इन वेगों का धारण नहीं करे। तो ऐसे 13 वेग है, 13 ऐसी नेचुरल अर्जेज है जिनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। उसका बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, उनके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। सुनना। और यहां जो अपन पढ़ेंगे वो A to Z पढ़ेंगे इन अर्जेज को सप्रेस करने के मामले में। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आधा घंटा यूरिन के लिए नहीं गया तो मेरे तो ऐसा नहीं हुआ। आप कंटिन्यूस ऐसा करो, पक्का ऐसा होगा, पहली बात। दूसरा, आप उसके एक्सट्रीम लेवल पे जाओ, 2 घंटे मत जाओ, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ही लिख रहा। लेकिन अपन जनरली हर चीज को इतना सप्रेस करते ही नहीं, क्योंकि अपनी एज में इतना कोई इंपॉर्टेंट काम है ही नहीं। लेकिन जो 4 तरह के लोग बताएं सदा आतुर बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि भाई, या इस वेग विधान के कारणों में ऐसा लिखते हैं कुछ आचार्य कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, घर में जो स्त्रियां होती, वो उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना होता है कि वो अपनी अर्जें सप्रेस कर लेती कि ये काम कर लेते, इसके बाद में यूरिनेशन के लिए जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि 13 प्रकार के अधारणीय वेग, चरक बराबर 13 अधारणीय वेग। अधारणीय का मतलब इनको धारण नहीं करना है, मतलब इनको रिलीज करना। तो ये वो अर्जेज है जिनको सप्रेस नहीं करना। अगर आपकी बॉडी बोल रही है कि ये चीज होनी चाहिए, इन 13 के केस आपको वैसा करना। उसमें पहला मूत्र वेग विदारण। मूत्र, पुरीश, शुक्र, अपान वायु, छर्दी मतलब उल्टी, और क्षौत मतलब छींक। इन 6 प्रकार के वेगों के धारण से चरक ने 6 प्रकार के उदावर्त माने। तो अपन ऐसा याद करते हैं, चरक अनुसार उदावर्त के भेद बराबर 6। कौन कौन से? शुरू के 6। कैसे? मूत्र वेग विदारण जन्य उदावर्त, पुरुष वेग विदारण जन्य उदावर्त। उदावर्त का वर्णन चिकित्सा स्थान में है अलग से, लेकिन चूंकि यहाँ ये पढ़ रहे हैं तो आपको बता के चलता हूं। बेल जो बैचमेट था अग्निवेश का, उसने शुरू के 4 ही माने। तो बेल के उदावर्त 4, वो भी शुरू के 6, छींक और छर्दी को नहीं मानते। स्टार्टिंग हो रही मूत्र पुरुष से, फिर है रेतस और अपान वायु। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, शुरू के चारों ही बॉडी के जो अधोभाग के छिद्र है उनसे निकलने वाले मटेरियल, और आगे के 2 में से छींक नासा से और वमन मुख से। तो शुरू के 6 है ना, वो आपको याद करने, बाकी तो याद नहीं करोगे तो खाली
4 ऑप्शन देख के भी आप कर लो। अब 6 में पहला है मूत्र वेग विदारण। पहले मैं आपको श्लोक बता देता हूं कि ऑर्डिनरी कैसे पढ़ते हैं चीजों। जैसे एक लाइन है ये वाली, बस्ती में शूलम मूत्र कृच्छम शिरो रुजा विनामो वंशन आना शात लिंगम मूत्र निग्रह। हो गया। अब क्या करते हैं कि ठीक है भाई, इसको मार्क कर लो विनाम को, और शिरो रुजा को मार्क कर लो, बाकी तो यहाँ पे तो शूल हो गई, ऐसा करके खत्म कर सकते। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी बेसिक एनाटॉमी और बेसिक फिजियोलॉजी का भी एक रिवीजन हो जाए, और मूत्र वेग विधान मतलब यूरिनरी सिस्टम की एना फिजियोपैथो दोनों एक बार समझ लें। तो इसके लिए अपने एक फोटो लेते हैं, इसके अंदर इस पेज के ऊपर यूरिनरी सिस्टम का एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। और ये रहा यूरिनरी सिस्टम का फोटो, मेल और फीमेल दोनों का। बेसिक समझ लीजिए, ये किडनी है, और इन किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं जो इनकी यूनिट है, किडनी की इंडिपेंडेंट यूनिट है। हर नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, कलेक्शन प्रोसेस होती है, और हर नेफ्रॉन के ऊपर एक एफरेंट और एक इफरेंट, 2 आर्टरीज होती है। तो एफरेंट से आता है ब्लड, फिर बीच में फिल्टर लगा हुआ है जाली, जिसको आप बोमेन कैप्सूल कहते हो, वहां ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलस जो वो ये बोमेन कैप्सूल वाला जो एरिया है, वहां से आके फिल्टर होके मतलब जो ब्लड नीचे गया, इसके अलावा बाकी ब्लड आगे चला जाता है। तो इस तरह से बहुत अमाउंट में ब्लड आता है, उसमें से कुछ क्षमता है, बाकी सीधा निकल जाता है। जो क्षमता है उसका जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो उस नेफ्रॉन के साइड के अंदर बहुत सारी छोटी वेसल्स होती है, उनके थ्रू होता है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर आप सबको पता है, डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, अल्टीमेटली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में यूरिन इकट्ठा होता है, मल्टीपल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स मिलके, और किडनी का जो यूरेटर वाला पार्ट जहां किडनी से कनेक्ट करता है, उसके थ्रू यूरिन की जो ड्रॉप्स है वो आती है ब्लैडर। ब्लैडर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बैलून लाइक है, इसमें यूरिन इकट्ठा होता है। 200-250 ml पे आपको अर्ज होती है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है। तो उस टाइम पर इसकी जो ओपनिंग है, इस जगह पर जो ऐच्छिक पेशियां होती है, मतलब जो गेट को क्लोज रखती है और आपकी इच्छा के अनुसार गेट को खोलती है, तो यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी ओपनिंग जब आपको मैच्योरेशन के लिए जाने के बाद वॉशरूम जाते हैं तो आप अपनी इच्छा से उसको ओपन करते हैं, और उसके बाद में वो यूरिन बाहर आ जाता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी यूरिनेशन की। अब सवाल ये है कि यूरिन को रोकने से हो क्या क्या रहा है। लिखा है बस्ती मेहन शूल, बस्ती मेन ब्लेडर, मेन मिल यूरिथ्रा मान लो आप, क्योंकि मेन शब्द आया तो यहां पर पुरुष वाले यूरिथ्रा के लिए, लेकिन बात तो कॉमन हो रही। तो मेहन का शाब्दिक अर्थ तो पेनिस होता है, लेकिन यहां यूरिथ्रा के लिए बस्ती मेहन शूलम। आगे लिखा मूत्र कृच्छम, इस पे बात करेंगे अपन। आगे लिखा शिरोरुजा, इस पे बात करेंगे। फिर आता है विनाम। विनाम का मतलब होता है शरीर का आगे की तरफ झुक जाना। आगे लिखता है वंक्षण आना, जो आपका ग्रोइन रीजन है, इसमें फुलनेस की फीलिंग होना। तो जितना ब्लैडर भरा हुआ होगा उतनी फीलिंग ऑफ फुलनेस आएगी ब्लैडर की, यहां से ऐसा लग रहा है जैसे फट रहा है। ठीक, आगे देखो, एक एक को क्लियर करते चलते। सबसे पहले बस्ती मेहन शूल, ओके है। वंक्षण आना मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस ब्लैडर की, क्लियर है। अब आपके जो 3 पॉइंट है, मूत्र कृच्छ, शिरोरुजा और एक है विनाम, 3 है, इनकी बात करिए।
देखो ये वाला जो एरिया है इसको अगर अपन साइड में यहां बनाए कि ये ब्लैडर हो गया और ये इसकी ओपनिंग है और यहां आपके यूरिनरी स्फिंक्टर्स लगे हुए जो इस रास्ते के ऊपर प्रेशर बना के रखते हैं जिससे बंद रहता है। इसलिए आप अपनी इच्छा से ही मूत्र त्याग करते हैं, हर समय मूत्र जो है वो टपकता नहीं रहता। क्लियर है? इस ब्लैडर के अंदर यूरिन भरने लगा, ठीक है। ये जो यूरिन है इसका ग्रेविटेशन की वजह से सारा फोर्स किधर रहेगा? नीचे की तरफ। तो अब ये दोनों के दोनों जो राउंडेड मसल्स होती है उनको स्फिंक्टर कहते हैं। तो ये आपके इस यूरिथ्रल ओपनिंग के चारों तरफ एक मसल्स का राउंड बना हुआ है और वो इस जो स्ट्रक्चर है पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो ओपनिंग है इसकी यूरिनरी ब्लैडर की, मान लीजिए आप इमेजिन कीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग है, उसके ऊपर एक पाइप लाइक मसल स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग में वो क्या करती है, इसको यहां से दबा के रखती है। लेकिन अगर ऊपर फ्लूइड ज्यादा भरेगा तो ये मसल जो है इन पे प्रेशर आएगा ग्रेविटेशन की वजह से, क्योंकि जी फोर्स नीचे लगता है। समझ रहे बात को? आपकी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग अगर यूरिन फुलफिल हो रहा है ब्लैडर में और आप मिक्चुरेशन लिए नहीं जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे लगेगा? यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, अब ये मसल्स है। अब आप इमेजिन करो कि आपकी बाइसेप है ये, ठीक, इसको आप 2 घंटे से दबा के रख रहे हो, अकड़ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, दर्द होने लगी, रिजिडिटी, स्टिफनेस, ये कैरेक्टर है मसल्स का जब मसल अपने रूटीन से ज्यादा काम करती है। फॉर एग्जाम्पल तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो रूटीन में, एक दिन 5 ओवर डाल के देख लो 30 बॉल, ये वाली सारी जो मसल्स है रोटेटर कफ की और ये बाइसेप्स वगैरह, ये सब बॉलिंग की वजह से अगले दिन बिल्कुल अकड़ जाएगी और दर्द होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहां ये मसल जो है इनकी हार्डनेस कह दो, रिजिडिटी कह दो, स्टिफनेस कह दो, ये हुई, इसकी वजह से ही तो पेन डेवलप हुआ जो बस्ती मेन शूल अपन कह रहे हैं, क्योंकि ये मसल्स बस्ती और मेन दोनों से ही रिलेवेंट है। बस्ती की ओपनिंग पे जहां से यूरिथ्रल ओपनिंग जुड़ रही है, तो जहां बस्ती मेन शूल है वहां रिजिडिटी और स्टिफनेस भी है। अब अगर ये खोखला पाइप और इसके ऊपर एक मसल्स थी जो स्मूथ फाइबर है, वो कंट्रोल्ड वे में इसको बंद करके रख रहे थे, इन मसल्स पर ज्यादा प्रेशर आया जिससे ये हार्ड हो गई, तो स्पाज्म हो गया इनका, और बाहर की राउंडेड मसल्स के स्पाज्म की वजह से ये जो यूरिथ्रल ओपनिंग है ये इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया। अब आप चाह रहे हैं कि मूत्र त्याग करें, लेकिन आपके ब्रेन के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ये मसल्स लूज हो ही नहीं रही, इसलिए मूत्र तृच्छता। पेनफुल मिक्चुरेशन इज कॉल्ड मूत्र तृच्छता। तो पेन के साथ ही तो होगा मूत्र का निष्कासन। एक सेकंड, विनाम, शरीर का आगे की तरफ झुक जाना। ये देखो आपका बॉडी है, ये अगर सुपाइन पोजीशन में है तो ये जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है इन पे सबसे ज्यादा प्रेशर, लेकिन आप आगे से जैसे ही झुकेंगे तो ब्लैडर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ब्लैडर का जो एंटीरियर लोअर मिडिल पोर्शन है, अब इसको मैं 3D में नहीं दिखा सकता, यूं समझो इस वाले एरिया पर यूरिन का बेस बन जाएगा झुकते ही। जैसे आप आगे झुकेंगे तो सेंटर जो है इस यूरिन का जो ग्रेविटेशन का सेंटर है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होते ही आराम मिलेगा। और पेशेंट जहां जिस कंडीशन में कम आराम मतलब कम दर्द होता है वही पोस्चर बना के रखता है, चाहे वो गृदर्शी में गिद्ध के जैसी गति हो। गृदर्शी में अब पोलियो का पेशेंट है, वो लंगड़ा के चलता है, तो लंगड़ा के चलते समय उसे कम पेन होता है, सीधे पांव चले ज्यादा पेन होता है इसलिए नहीं चलता। सेम यहां यही है कि
ग्रोइन रीजन और लॉइन रीजन में इतना पेन हो रहा है कि जैसे ही वो थोड़ा आगे से झुकता है तो उसे रिलीफ मिलता है, इसलिए वो झुका हुआ ही रहने लगता है। जैसे आप बहुत स्ट्रांगली यूरिन को होल्ड किया हो अगर आपने कभी, या किसी कारणवश करना पड़ा हो, तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और रोड का ब्रेकर आ जाए तो पेन बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर का लिक्विड हिल के वापस नीचे आता है, तो और ज्यादा जो जी है वो डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है। सो बेसिकली विनाम मतलब आगे झुकने का कारण क्या है? सेंटर ऑफ मास का खेल। बात समझ में आ रही ना ऑनलाइन वालों? बात पल्ले पड़ रही है ना? अरे भाई बोलो। अभी सिर्फ मूत्र वेग विधान का एक लक्षण पड़ा है, बस्ती मेहन शूलम जस्टिफाइड है, मूत्र क्रच जस्टिफाइड है, विनाम जस्टिफाइड है, वंक्षण आना जस्टिफाइड है। लास्ट क्या बचा? शिरोरुजा। कंटिन्यू करते हैं, शिरोरुजा जो बच गया उसका। देख भाई, अपने यूरिन से, यूरिन में जो चीजें निकलती है एक्चुअल में, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जो अपने बॉडी के एमिनो एसिड्स है, जब वो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं तो यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। अपनी बॉडी में डायरेक्ट यूरिया नहीं बनता, उसके लिए लीवर में एक साइकिल चलता है, और उस साइकिल को क्या बोलते हैं? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल में फाइनल वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है? लीवर, यूरिया। लेकिन ये जो बना हुआ यूरिया लीवर से डायरेक्ट बाहर कैसे निकले? लीवर तो इसको बना के किस में डाल देता है? ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही लीवर इसको डालता है तो ये जाता है नेफ्रॉन के पास, नेफ्रॉन के थ्रू ये एक्सक्रीट होता है बॉडी से। तो जितने भी अपनी बॉडी के यूरिया की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो यूरिन के साथ बाहर निकलते हैं, और यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, ऑर्निथिन साइकिल। जैसे आपने सुना होगा जो एम्फीबियंस हैं, मतलब जो पंछी हैं, उनमें यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है स्टूल के साथ। उनकी जो पंछियों की बीट होती है ना, मल, उसमें यूरिक एसिड होता है, इसीलिए तो वो ब्लड क्लॉट्स में देते हैं, क्योंकि वो क्षार का काम करता है। सो छोड़ो उस बात को। अल्टीमेट बात क्या है कि अगर लंबे टाइम तक क्रॉनिक वे में, मतलब दीर्घकालीन समय के लिए कोई रोज ही मूत्र वेग विधान कर रहा है, तो उसकी बॉडी से यूरिया के जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपरली बाहर रोज निकलेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा स्टोर रहेंगे हमेशा। जब यूरिया के प्रोडक्ट का अमाउंट ब्लड में बढ़ता है, और यही ब्लड जब ऊपर सिर में जाता है, मतलब ब्रेन में जाता है, तो वहां जाके और हेडेक स्टार्ट कर देता है, और ऐसे लोगों में फिर क्रॉनिक हेडेक की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। धीरे धीरे अगर इसको क्योर नहीं करे, ध्यान नहीं दे, तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटरी स्टेज पे जा सकता है पेशेंट। तो ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ा, और वही ब्लड कहां पहुंच गया? ब्रेन में, तो उससे हो गया शिरोरुजा। सो बेसिकली अब अगर इस श्लोक को पढ़ा जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो याद नहीं है, समझ लिया क्या? बस्ती मेहन शूलम, बाई यूरिनरी स्फिंक्टरी बस्ती मेहन पे, दोनों की जंक्शन पे होगा शूल। मूत्र क्रच, यूरिनरी स्फिंक्टरी स्पाज्म हो गया, हार्ड हो गया, स्वेलिंग आ गई। अब अगर यूरिन बाहर नहीं जा रहा है, रोज थोड़े थोड़े अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्रॉपर क्लियर नहीं हो रहे, शिरोरुजा। विनाम, झुकते ही सेंटर ऑफ मास चेंज, तो पेशेंट में थोड़ा आराम, इसलिए झुक के रहते। और वंक्षण आना, फीलिंग ऑफ फुलनेस तो रहेगी वंक्षण प्रदेश। बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। दो नोट यहां डालने जरूरी है। पहला जो सबसे ऊपर है, वाग्भट ने इन 13 अधारणीय वेग में उद्गार के स्थान पर कास माना। यूके से याद करते हैं इसे। चरक उद्गार को इंक्लूड करता है 13 में, वाग्भट नहीं करता, वो खांसी को करता है। वो कहता खांसी नहीं रोकनी चाहिए, चरक में खांसी नहीं। तो वाग्भट ने उद्गार के स्थान पर कास को माना। एक्चुअली में खांसी को आप धारण कर ही नहीं सकते, क्योंकि खांसी एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक पेशियों पर डिपेंड करती है। ठीक, तो वाग्भट ने उद्गार के स्थान पे कास माना, बाकी 13 ठीक सेम है, वही 12। नेक्स्ट, सुश्रुत ने अधारणीय वेग तो नहीं माने, लेकिन उसने 13 के 13 प्रकार की उदावरत मान ली। बात तो वही है।
तो सुश्रुत ने स्वतंत्र रूप से अधारणीय वेगों का वर्णन नहीं किया, लेकिन सुश्रुत के उदावर्त कितने हैं? 13। अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए? उदावर्त के भेद बोलो साहब। चरक बराबर 6, भेल बराबर 4, सुश्रुत बराबर 13। वाग बढ़ के अधारणीय वेग में निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं? उद्गार नहीं है साहब, कहां से उसकी जगह बाकी चरक समझ। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं इसकी चिकित्सा। अब आ गया पेशेंट आपके पास में ये सारी कंप्लेंट्स लेके। अब मेरी बात सुनो, समझाऊंगा उसी फोटो पे, लेकिन पहले श्लोक दिखाऊंगा ताकि तुम इस बात का एहसास रहे कि समझ के पढ़ने के बाद रटना नहीं पड़ता। रट के एपीजीटी हो ही नहीं सकता, और उसके लिए जो अगर कोई प्रयास कर रहा है तो बहुत दुख पा रहा है और कोई एश्योरिटी नहीं। स्वेद अवगाह अभ्यंग, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं, भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी आप पढ़ लो कि अपन अगर इसको बिना समझे सीधा याद करें तो क्या होगा। मूत्र वेग विदारण में त्रिविध बस्ती होता है, मूत्र वेग विदारण में त्रिविध बस्ती होता है, स्नेहन संवेदन अभ्यंग, स्नेहन अवगाहन अभ्यंग करते हैं, चलो अवपीड़क घृत देते हैं, ऐसे याद करना, ऐसे पार नहीं पड़े। देख लो कंडीशन आपके सामने है कि ये जो यूरिनरी स्फिंक्टर्स है इनकी ऐसी तैसी होगी पूरी तरह से उसको होल्ड करने के चक्कर में। और आयुर्वेद के अंदर दो ऐसी चीज है जो कितनी ही स्टिफनेस हो, मतलब चरक कहेंगे अभी आगे चैप्टर में कि अगर आप तो जीवित आदमी की बात कर रहे हो, अगर वो दोनों प्रोसेस सूखी लकड़ी पे करा दो तो वो भी मुड़ने लग जाए। और वो दो प्रोसेस है स्नेहन और स्वेदन। मतलब आप पेशेंट को लोकली स्टीम दो, उससे पहले स्नेहन करना। तो चरक कहेंगे जब अपन स्नेह अध्याय स्वेद अध्याय पढ़ेंगे कि जीवित मनुष्य की क्या बात करते हो, अगर सूखी कास्ट पर भी पहले ऑयल करके उसको स्वेदन दिया जाए तो उसमें भी लचीलापन आ जाए। यहाँ लचीलापन ही तो लाना है, हार्डनेस आ गई। इसलिए अब चूंकि बस्ती तो अंदर की तरफ है और पर्टिकुलरली कोई जगह भी नहीं है कि आप वहां स्वेदन कर दो, तो उसका एक तरीका, पेशेंट की मिडिल बॉडी का पूरा एरिया गर्म पानी में बिठा के, और मतलब हॉट टब बात दे दो, शिट्स बात बोलते हैं जिसको। एलोपैथी वाले भी यही कर रहे हैं। पथरी का ऑपरेशन हो, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो, उसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, मसल्स जो है वहाँ इंजरी की वजह से वहाँ हार्डनेस, रिजिडिटी, पेन होता है, स्वेलिंग होती है। तो भाई मेरे यही तो कर रहा है अवगाहन, और अवगाहन से बेस्ट इसकी लोकल चिकित्सा तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो अवगाहन स्वेद का भेद है, स्वेद अवगाहन अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब जहां जहां पेन है, ग्रोइन टू लोइन, वहां पे ऑयलिंग कर दो। और सुनो, इंटरनली स्नेहन के लिए अवपीड़क घृत पिला दो। अवपीड़क घृत क्या होता है उसकी बात करेंगे। तो कुल मिला के घी पिलाना है। सो बेसिकली यहां दो बात, बाहर से स्नेहन अभ्यंग से हो गया, अंदर से स्नेहन घी पिला दिया, तेल नहीं पिलाया क्योंकि मूत्र कृच्छ है और गर्म चीजें देंगे तो यूरिन और मुश्किल से आएगा। पता होगा ना आपको ये कि अगर बहुत ज्यादा गर्म चीजें खिलाई जाए तो पेशाब में जलन होने लगती है, पेशाब कम आने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो घी दिया ऑयलिंग, मतलब वो स्नेहन के लिए। सो बेसिकली घी पिला दिया तो अंदर के जो ऑर्गन है वहां पर अंदर से ऑयलिंग हो जाएगी, वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब तो होगा ही। और बाहर कर दिया अभ्यंग, तो कुल मिला के अभ्यंतर स्नेहन बाह्य स्नेहन हो गया। और उसको बिठा दिया स्वेदन के लिए गर्म पानी के टब। लेकिन आचार्य इस बात को समझते थे कि ये जो घी दिया है ये ओवरऑल बॉडी की बात का शमन करेगा एब्जॉर्ब होने के बाद। लेकिन यार यहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिससे लोकली, जो जैसे आपने लोकली बाहर से दिया तो लोकली अपने को ऑयल और वात शामक काढ़ा पुश करना पड़ेगा अंदर ब्लेडर। फिर याद आया कि यार सिर्फ ब्लेडर के अंदर पुश करने से तो ब्लेडर का पेन खत्म हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर ने जो कंप्रेस किया है ओवरऑल चारों तरफ के स्ट्रक्चर्स को, चाहे वो रेक्टम हो, लोअर जीआई हो, जो पेल्विक एरिया है पूरा, तो बोला एक काम करो तीनों बस्ती ही दे दो। तीनों बस्ती क्या है, एक तो ऑयल की बस्ती अनुवासन, एक क्वाथ की बस्ती वात शामक क्वाथ, और तीसरी उत्तर बस्ती होती है। तो वो तो लगती ही यूरिथ्रल रूट में है,
तो पूरा यूरिथ्रल रूट प्लस ब्लैडर उनमें पुश कर दिया, तो वो उन मसल्स में जो स्टिफनेस है, हार्डनेस, उन पे काम करेगा। इसलिए इसकी जो चिकित्सा है मूत्र वेग विदारण की, वो क्या है? स्नेहन। अब देखो हार्डनेस है, मतलब इसको अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहे तो क्या बोलेंगे? आयुर्वेदिक भाषा में हार्डनेस हो गया, उसको स्टिफनेस को रिजिडिटी, स्तंभन, है ना? तो ये उन पेशियों का स्तंभन है। स्तंभन का कारण होता है वात, और वात की चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन और बस्ती, है कि नहीं? तीन ही तो चिकित्सा है, बस्ती इसकी बेस्ट चिकित्सा है, तो बस्ती दे दी तीनों, इसलिए त्रिविध बस्ती। क्लियर है? स्वेदन कौन सा दिया? अवगाहन। स्नेहन में क्या किया? अभ्यंग प्लस औपीड़क घृत। बात समझ पा रहे हैं? तो यही तो इसकी चिकित्सा है, मूत्र वेग विदारण। अरे बात समझ में आई भाई? बोलो, बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जो मूत्र वेग विदारण है उसमें टोटल खेल किसका था? यूरिनरी स्फिंक्टर की रिजिडिटी, हार्डनेस और पेन और स्वेलिंग। वो ठीक किससे होगा? स्नेहन, स्वेदन, बस्ती से। स्नेहन क्या किया? औपीड़क दिया, अभ्यंग किया। स्वेदन क्या किया? अवगाहन दे दिया। और बस्ती क्या किया? तीनों ही दे दी। एक तो यूरिथ्रल रूट में दे दी, बाकी आसपास की स्ट्रक्चर जो है वो वात का स्थान है, तो वहां वात कुपित हो रखी है, तो उसके शमन के लिए। क्लियर? चलो, और नेक्स्ट एक बात जो आपको बतानी है, औपीड़क घृत क्या होता है? तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए औपीड़क घृत के लिए। पहले, औपीड़क घृत 2 बार लिया जाता है। कब? औपीड़क घृत कल्प किसको कहते हैं? जैसे आप घृतपान करवा रहे हो तो कब वो घृतपान औपीड़क घृतपान कहलाएगा? कब कहलाएगा? खाना खाने से पहले घी पिलाओ, फिर खाना खिलाओ, फिर खाना पच जाए उसके बाद फिर घी पिलाओ। तो प्राग भक्त और जीर्णांतिकम दोनों ही कंडीशन में, प्लस इसमें 2 काल हो गए घृतपान के, प्लस इसमें घी की कौन सी मात्रा होती है? स्नेह की उत्तम मात्रा। औपीड़क घृत में स्नेह की कौन सी मात्रा होती है? उत्तम मात्रा। और औपीड़क घृत के लिए क्या लिखा? योजना द्वम, 2 बार योजना करनी पड़ती है, एक प्राग भक्त, एक जीर्णांतिक। और स्नेह की कौन सी मात्रा? उत्तम मात्रा। इसको बोलते हैं औपीड़क घृत। चलिए, पुरुष वेग विदारण पहले श्लोक पढ़ेंगे, जैसे मूत्र वाला पढ़ा था। क्या लिखा है? पक्वाश शिरे शूलम वात वर्चो है प्रवर्तम। पक्वाश दैट मीन्स लोअर जीआई। शिरे शूल में बात करेंगे आगे। वात मतलब गैस पास नहीं हो रही, वर्च मतलब मल पास नहीं हो रही। पिंडी को द्वेष्टनम, क्रैम्प्स आ रहे। और आगे क्या लिखा? आद्यमान, ये तो वही फीलिंग ऑफ फुलनेस है। वहां यूरिन था तो वंक्षण आना था, यहां आद्यमान लिख दिया क्योंकि यह पेट फुला हुआ है, मल का वेग जो है विदारण कर रखा है। और मल वेग विदारण सिर्फ मल नहीं, वात का भी वेग विदारण हो गया। अब एक फोटो और जस्टिफाइड कि चरक से बड़ा फिजिशियन कोई नहीं था, चरक जैसा ज्ञान किसी भी दूसरे आदमी में आज भी नहीं। कैसे? अभी बताते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अपन जिन चीजों को संहिता में नहीं समझ पाते, अपन सोचते हैं ये तो फेंक रहा है, श्लोक है, याद करना है, यार कैसे याद करूं, इससे ये कैसे हो सकता है। वो तो यार कोई बताएगा तब बात पता चले, या अपन कहीं से जाने। अपने पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, फिर संहिता समझ में आ जाएगी अपने आप की संहिता में क्या लिखा है, उसका अर्थ क्या है। देखो भाई, ये अपना जीआई है, और खाना जब तक, आज तुम्हें ये पता होगा, एक ढक्कन यहां लगा हुआ है और एक ढक्कन यहां लगा हुआ है, ये कार्डिक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। इसी की वजह से आप जब मयूरासन करते हो
तो मसाला बाहर नहीं आता स्टमक से, क्योंकि जिप कर रखा, बंद कर रखा ऊपर से। और इसी वजह जब आप पूरा 1 लीटर का कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो हैंड टू हैंड आपको लूज मोशन नहीं होते, क्योंकि नीचे ताला लगा हुआ। इस थैली के अंदर जो भी जाएगा वो प्रॉपर टाइम से ही बाहर निकलेगा, और उसको प्रॉपर टाइम से बाहर निकालने के लिए ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, यहां जो रिलीज होता है वो उसी हिसाब से होता है कि ड्यूडेनम के अंदर आया हुआ बाइल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, डाइजेस्टिव जूस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो लिक्विड सीधा बाहर निकल जाना चाहिए। चलिए, अभी यहां तक आया, जब तक इसको मल नहीं कहेंगे, ड्यूडेनम तक आया। मल कब कहेंगे, पुरीश कब कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है ना, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन वाला, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट ड्यूडेनम से शुरू होता है। तो ड्यूडेनम के आगे के पार्ट में जलीयांश मतलब वाटर कंटेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्ब या ग्लूकोज फॉर्म में, और फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां होता है, लोअर इंटेस्टाइन, क्योंकि ऊपर वाले तो पचाने का काम करती है, नीचे जाता है तो वहां एब्जॉर्प्शन होता है। और इस लोअर इंटेस्टाइन के अंदर ही वाटर कंटेंट जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर कट बात है। अब अगर बात करें अपन इस श्लोक की, जो आपका पक्वा शूलम वाला है, तो पक्वा से शूल का मतलब इस पूरे के पूरे लोअर इंटेस्टाइन में पेन होना। कॉमन सेंस है यार, स्टूल पास आउट हो नहीं रहा, गैस पास हो नहीं रही है, तो आंतों के अंदर दर्द होगा ही होगा। इवन कई लोगों के सिर्फ गैस बनने से पेट दर्द होने लग जाता है। तो पक्वा से शूलम समझ में आता है। और आगे एक लाइन लिखी, वात वर्चो अप्रवृत्त। अब यार मल का वेग विदारण करने से ऐसा कैसे हुआ कि अब पेशेंट वॉशरूम जा रहा है लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। उसको तो जाना था, उसने 5 घंटे डिले कर दिया, और 5 घंटे बाद वो जा रहा है लेकिन उसके पास आउट नहीं हो रहा, स्टूल में गैस पास आउट हो रही। ऐसा कैसे? आसान है। ये जो लोअर इंटेस्टाइनल वाला एरिया है, इसके अंदर जो फूड पड़ा रहता है वो जब तक इस एरिया में रहेगा, इस पूरे में, तब तक एब्जॉर्प्शन होता रहेगा, और जितना एब्जॉर्प्शन होगा स्टूल उतना ही हार्ड होगा। तो जो 5 घंटे पहले बाहर निकल जाना था, उस टाइम तो सेमी सॉलिड कंडीशन में था, इजीली बाहर निकल जाता। अब तो 5 घंटे बाद तो उसका वाटर कंटेंट और ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी तो एब्जॉर्ब हुआ है। 5 घंटे पहले बॉडी ने कह दिया था ये वेस्ट है, इसको बाहर निकालो, लेकिन उसने नहीं निकाला उसको बाहर। तो 5 घंटे तक वेस्ट मटेरियल, जो वाटर कंटेंट हुआ था उसके साथ जो भी वेस्ट मटेरियल था, उसका भी कुछ अंश एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होते ही पोर्टल वेन यहां से लेके जाती है सीधा लीवर में, लीवर के थ्रू इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जाता है हार्ट में, वहां से लंग से होते हुए बॉडी में पंप हो जाता है। क्लियर? चलिए, अब चूंकि 5 घंटे तक एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा हुआ वाटर कंटेंट, तो यहां जो मल सेमी सॉलिड कंडीशन में था, अब वो सॉलिड कंडीशन में आ गया। इस जगह पर, जगह जगह पर वो स्टूल ही ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से गैस पास नहीं हो रही और न ही स्टूल पास आउट हो रहा। तो वात वर्चो अप्रवर्तम, वर्च मतलब पुरीश, वात मतलब अपान वायु। अब सवाल है कि भाई पिंडी को उद्वेष्टन क्यों हो रहा है, क्रैम्प क्यों आ रहे हैं पिंडलियों में, काफ मसल्स में ऐसा क्या हो रहा है? क्रैम्प्स का कॉमन कॉज है वाटर कंटेंट की, मिनरल्स की कमी हो। ठीक है? अब अगर ये आदमी 5 घंटे पहले मल त्याग कर देता तो अपर जीआई से खाना, पानी, न्यूट्रिएंट्स आ जाते इधर। इस 5 घंटे पहले जो कंडीशन थी उसमें जो एब्जॉर्प्शन हो सकता था या जितना न्यूट्रिशन था वो तो एब्जॉर्ब हो गया ना। अब ये तो खाली फंसा हुआ पड़ा है यहां, और फंसा हुआ होने की वजह से ऊपर से भी किसी को आने नहीं दे रहा, न खुद बाहर की तरफ जा रहा। तो पेशेंट जो है वो पानी की कमी की वजह से उसको क्रैम्प्स फील।
क्यों? क्योंकि पानी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लोअर इंटेस्टाइन, और लोअर इंटेस्टाइन में तो पहले वाला ही रुका हुआ है, और लोअर इंटेस्टाइन उसमें से पानी सक कर रही है, लेकिन उसमें पानी है ही नहीं। तो पिंडी को उद्वेष्टन इस वजह से हुआ। 1 बज गया आधमान, पूरी आंतें फूली पड़ी है गैस और स्टूल की वजह से, तो आधमान तो होगा, पेट फूला हुआ होगा। अब रहेगा शिरस्सू। यहां वही कहानी कि जैसे वहां यूरिया प्रोडक्ट्स बाहर नहीं निकले तो सिरेसूल हो गया, वैसे ही स्टूल में अमोनिया के प्रोडक्ट निकलते। आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे इस बारे में। मैंने जीआई टीबी के बहुत पेशेंट देखे, जीआई हॉस्पिटल में मैंने काम करा था कभी। तो जीआई टीबी में क्या होता है, पेशेंट आता है कि 15 दिन से स्टूल पास आउट नहीं की, क्योंकि जो जीआई ट्रैक में ना उसमें कहीं ना कहीं टीबी हो जाती है, तो वो पाइप है वो श्रिंक हो गई, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया खा रहा है उसको, तो वो नेक्रोज हो जाती है, तो कनेक्शन कट गया बीच में, मतलब ऊपर और नीचे बीच का कनेक्शन कट, तो उसकी सर्जरी होती है, बीच में से कट करके उसको जोड़ते हैं। ऐसे पेशेंट जो 10 दिन 15 दिन में स्टूल पास आउट नहीं करते, उनको घर वाले घर पे लेके बैठे रहते हैं। वो कब लेके आते हैं बड़े हॉस्पिटल में? जो पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उन्हें लगता है कोमा में चला, वो कोमा में जा सकता है, लेकिन वो बेहोश हुआ उसका कारण है बॉडी में अमोनिया वाले पदार्थ बढ़ गए उससे, क्योंकि स्टूल पास आउट नहीं हुआ। तो जैसे ही अमोनिया खोपड़ी में जाएगी, सिर दुखाएगी और आगे जाके अनकॉन्शियस कर देती। और बहुत सारे पेशेंट इस, अगर उनको कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में ध्यान नहीं दे, लेट लें, कोमा में जाके, क्योंकि अमोनिया का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है ब्रेन पेरेन्काइमा। तो ये जो शिरेसूल है, ये इस वजह से है कि स्टूल के साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट जाने चाहिए थे बाहर, वो गए नहीं, उल्टा उनका तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो गया ना। इसलिए अरे बात पल्ले पड़ी बेटम जी, पूरी इस वेग विदारण में पक्वाशूल, शिरेशूल, वात वर्चोय प्रवर्तनम, पिंडिको उद्वेष्टन, आद्यमान खोपड़ी में गया कि नहीं गया? देख, अगर समझाने के बाद में तुझे रटना पड़े ना तो कोई सेंस नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो अभी बोल दे, मैं अभी समझा दूंगा, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं इसकी चिकित्सा। आओ भाई, स्वेदन अभ्यंग अवगाहन, कहानी वही है। हार्डनेस, स्टिफनेस, रिजिडिटी, आंतों की गति प्रॉपर नहीं हो रही है, जैसे स्नेहन स्वेदन अभ्यंग करवाएंगे तो लूज होगा स्टूल। प्लस वर्ती, एनल सपोजिट, वर्ती बोलते हैं टैबलेट फॉर्म में जो मेडिसिन होती है, तो आपने एनल रूट के थ्रू पुश किया। अब उसमें क्या होते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स होते हैं, जो रेक्टम एरिया के अंदर, जैसे ही वो रेक्टम के अंदर आपने अंदर पुश किया एनस के थ्रू, तो रेक्टम जाएगी, उस रेक्टम के अंदर वो क्या करेगी, जो रेक्टम की वाल है वहां से म्यूकस का सीक्रेशन बढ़वा देती। तो जो स्टूल हार्डली बहुत ही ज्यादा अटैच था, मतलब मान लीजिए ये वाल है उसकी और ये स्टूल इससे बहुत अच्छे से इस अटैच्ड है, लेकिन अगर उन दोनों के बीच म्यूकस आ गया, क्योंकि ये सीक्रेट कर सकती है ना, तो जैसे म्यूकस सीक्रेट करेगी ये लूज हो जाएगा और ये बाहर की तरफ चल पड़ेगा। ठीक, आगे है बस्ती, ऑयलिंग है, काढ़ा है। आगे क्या लिखा है, हितम प्रति हते वर्चस्य अन्नपानम प्रमार्थी, और प्रमार्थी अन्न। अब इसको समझना, नई टर्म। शारंगधर जी ने इन सब की परिभाषाएं दी, नीचे परिभाषा शारंगधर में पढ़ेंगे भी अपने सिलेबस में। परमार्थी द्रव्य किसको कहते हैं, सुनिएगा। निज वीर्येण यद द्रव्य स्रोतो भय दोष संचयम निरिष्यत, अपनी पोटेंसी की वजह से स्रोतसों में अटके हुए दोषों को जो बाहर निकाल। ठीक है, तो बात है, ऐसे द्रव्य जो गंदगी शरीर में अलग अलग चैनल्स में ब्लॉक हो रखी है, उसको बाहर निकाले, उन द्रव्यों को क्या बोलते हैं, परमार्थ। यही तो चाहिए अपने को, ये गंदगी फंसी हुई है। तो स्वेदन अभ्यंग अवगाहन लोकल इफेक्ट, वर्ती बस्ती, वर्ती बस्ती हो गया ना भाई, आप इंटरनली दे रहे हो कुछ, तो इंटरनल मेडिसिन। और परमार्थी अनपान इसका स्पेशल है, पूरी बॉडी में जहां जहां ब्लॉकेज है उसको खोलने में हेल्प करे, कुल मिला के आंतों की गति को बढ़ाए।
ठीक। नेक्स्ट अगला शुक्र वेग विदार, ध्यान सुनिएगा। मेड वृषण शूलम, देखो ये तो कॉमन सेंस है, जो चीज जहां अटकेगी वहीं पेन करेगी। पुरीश है पक्वा से शूलम, मूत्र है बस्ती में है शूलम। अब शुक्र का बस्ती से कोई लेना देना नहीं, शुक्र बनता है वर्षणों में, तो ट्रैक कॉमन है, लेकिन यूरिन का और शुक्र का मेड्र, इसलिए मेन शूल वहां भी था, मेड्र शूल यहां है, लेकिन यहां मेड्र के साथ वर्षण है, क्योंकि शुक्र के केस में मेड्र किससे कनेक्ट होता है, वृषणों से। तो लिखता है मेड्र वृषण शूलम एक। अंग मृदों में बाद में आएंगे, हृदय व्यथा में बाद में आएंगे। आगे लिखता है विबद्धम मूत्रम एवं देखने की कोशिश करना, मैं मेल यूरिनरी ट्रैक प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को बता रहा हूं, और इससे समझ में आ जाएगी बात, चिंता कोई बात नहीं। चल ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चलिए लिखता है मेड वृषण शूलम। ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक कलर की लाइन आ रही है ना, ये ब्लैडर से आ रही दिख रही है, ये यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा वाला पार्ट। तो मैं इसको अभी हटा देता हूं, आपको अच्छे से दिखे, ये ब्लैडर से कनेक्टेड, इसलिए जब ब्लैडर का प्रेशर होगा तो भी मेडर में पेन होगा। दूसरा, ये जो वासा डिफरेंस है, ये जाके और ये यहां इसमें गई, तो जब शुक्र वेग विदारण होगा तो भी मेडर में पेन होगा, क्योंकि एक्चुअल में इसमें कितनी चीजों की एंट्री है, एक ये और एक ये, दो की, तो इन दोनों से संबंधित दो वेग है, शुक्र वेग विदारण, मूत्र वेग विदारण। मूत्र वेग विदारण में इसका कनेक्शन किससे है, ब्लैडर से, इसलिए ब्लैडर के साथ में मेडर में पेन होगा। और मूत्र वेग विदारण और शुक्र वेग विदारण में इसका कनेक्शन किससे है, वृषण से, तो वृषण के साथ में मेडर में पेन। क्लियर है। चलिए दूसरा, विबद्धम मूत्रम एवं, इधर देखो, आयुर्वेद कहता है, सुनिएगा ध्यान से, आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर शुक्र वेग का विदारण किया जाए तो वो जो शुक्र है वो सूख जाता है, इसी में वासा डिफरेंस वाले में, सेमाइनल वेसिकल वाले एरिया, और सेमाइनल वेसिकल में सूखा हुआ वो शुक्र क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। अब इमेजिन करो आप कि शुक्र वेग विदारण किया और सूख कर उसके क्रिस्टल बन गए, और मान लो कि वो क्रिस्टल आके और यहां फंस गया, तो ब्लैडर से यूरिन कैसे जाएगा आगे, बंद। विबद्ध मूत्र में, विबद्ध मूत्र का रास्ता ही बंद। फर्क समझो, शब्दों में बहुत जादू है संहिता के। वहां मूत्र वेग विदारण लिखा था मूत्र कृच, क्योंकि ऊपर से दब रहा था, तो प्रेशर लगाएगा तो यूरिन आएगा तो सही थोड़ा थोड़ा, लेकिन आएगा पेन के साथ। यह है मूत्र बंद, मूत्रम विबद्धम, ऑब्स्ट्रक्टिव है यहां। वहां तो नहीं लिखा मूत्रम विबद्धम, वहां लिखा मूत्र कृच, दर्द के साथ मिक्चुरेशन, यहां बंद क्योंकि स्टोन आ गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, बच्चे बोलते हैं सर मुझे मूत्र विबद्ध और मूत्र कृच में कंफ्यूजन हो गया था कि कौन सा मूत्र वेग विदार में था और कौन सा शुक्र वेग। अरे भाई, मूत्र वेग विदार में बंद काहे से होगा, पथरी तो इसमें बन रही है ना शुक्र वाले में, और पथरी बंद कर सकती है। विबद्ध का मतलब ही ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन शुक्राशमरी से होगा, उधर तो पेनफुल मिक्चुरेशन हो सकता है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है उनमें प्रेशर आने से, उनकी स्वेलिंग की वजह से। तो विबद्ध मूत्र में एवं समझ में आता। अब यहां रहेगी दो बात, अंग मर्दो हृदय व्यथ। देखो, रस व शुक्र, इन दोनों का संबंध होता है
एक डिजीज है जिसको बोलते हैं क्लिप। ठीक है, क्लिप का मतलब होता है शुक्र का कम बनना, प्रॉपर नहीं बनना। रस का संबंध होता है हृदय से। अच्छा, क्लिप में रस प्रदोषी भी होता है, शुक्र प्रदोषी भी होता है, दोनों से प्रदोषी। सो बेसिकली शुक्र बनने और नहीं बनने का संबंध रस धातु से भी है, डेफिनेटली है, और शुक्र और क्लिप भी तो लगभग एक सी चीज है, शुक्र नहीं है तो क्लिप है। तो रस और शुक्र दोनों से रिलेवेंट बात है। और रस और शुक्र पूरे शरीर में, तो आयुर्वेद क्या बोलता है, पूरे शरीर में होता है शुक्र, है ना, और रस भी पूरे शरीर में होता है। लेकिन रस का स्पेसिफिक संबंध किससे होता है, हृदय से। हृदय का संबंध किससे, रस। और जनरलाइज जो इसका इफेक्ट आता है शुक्र का, क्योंकि शुक्र जीवन का आधार बोलता है आयुर्वेद, जीवनीय क्षमता, वाइटलिटी किस पे डिपेंड करती है, शुक्र पे। तो शुक्र अगर प्रॉपर नहीं बनेगा तो पूरा शरीर टूटेगा, अंग में। तो शुक्र यहां जनरलाइज समझने के लिए सिम्टम्स को, कि शुक्र में विकृति अंग मर्द को बता, और रस विकृति हृदय व्यथा को बता। और जब स्टोन बन जाएगा, शुक्राश्मरी बन जाएगी, तो शुक्र बनना बंद हो जाएगा। तो शुक्र वेग विदारण से हुआ ये सब। इसलिए शुक्र वेग विदारण के लक्षणों की स्टार्टिंग होती है मेघ्र वर्षण शूलम, पहला। दूसरा अंग मर्द, ये बता रहा है कि शुक्र वेग विदारण से अब वहां ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो शुक्र बनना हो गया बंद, तो जीवनीय शक्ति कम पड़ रही है। भाई टेस्टोस्टेरोन ही तो आपकी मसल्स ग्रोथ करता है, टेस्टोस्टेरोन ही तो आपके शरीर को बढ़ाता है, आपको ताकत देता है। टेस्टोस्टेरोन का संबंध है मेल के शरीर की पोटेंसी से, तो ये तो अंग मर्द होना स्वाभाविक है। और शुक्र बनता है रस से। दो तरह का क्षय होता है, एक प्रतिलोम क्षय, एक अनुलोम क्षय। अनुलोम क्षय का मतलब रस नहीं है तो रक्त नहीं है, करते करते शुक्र। और एक है कि मैथुन ज्यादा करा, उससे शुक्र क्षय हो गया, करते करते सारी धात में रिवर्सली क्षय हो गया उनका। तो दो तरह का राज्य में पढ़ेंगे पर। सो बेसिकली अंग मर्द जनरलाइज वीकनेस को बता रहा है, जनरलाइज बॉडी एक्ट को बता रहा है अंग मर्द। और हृदय व्यथा बता रहा है रस के क्षय से संबंधित या रस के प्रॉपर नहीं बनने से। एक मेढ्र वर्षण शूल, दो अंग मर्द, तीसरा हृदय व्यथा, चौथा विबुध मूत्र। कुछ है ही नहीं ऐसा जो याद नहीं। नेक्स्ट चिकित्सा। अच्छा, यहां पर एक बात का और बहुत ध्यान रखना, जो ये पिक्चर उलझ रही है ना, यहाँ ये वाला जो एरिया है जहां से शुक्र की एंट्री हो रही है यूरिथ्रा में, वहां पर भी तो आगे जाके और यूरिथ्रल मार्ग में स्फिंक्टर होंगे, ये जो प्रोस्टेट के सिक्रेशन करवाते हैं, और सारे इस जगह पे, यहां पर ये जो एरिया है, एक्चुअली ये ऐसे भी नहीं होके, ये ऐसे है, ये यहां और यहां इस तरह से। तो ये जो प्रोस्टेट वाला एरिया है एक तो ये, और एक यहां पर जो ये स्फिंक्टर है, इससे रिलेवेंट। अब सुनना, एग्जैक्टली जो प्रोस्टेट है उसके बीच में से होते हुए शुक्र एंट्री कर रहा है, और प्रोस्टेट इस एरिया के दोनों तरफ होता है, मतलब इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के दोनों तरफ होता है, जो कॉमन है यूरिन के लिए और शुक्र के लिए। ठीक, तो जब यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरिन का भी शुक्र का भी, तो ये जो यूरिनरी यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, इन पे फिर प्रेशर आएगा। वही मूत्र वाली कहानी होगी, मूत्र वेग विदारण वाली कहानी होगी ना, विबद्ध मूत्र में एवं है, तो बाहर तो आ ही नहीं पाएगा मूत्र। तो ये जो स्फिंक्टर है, और इससे शुक्र के स्खलन से संबंधित, प्रोस्टेट के सीक्रेशन से संबंधित जितने भी कंट्रोल करने वाली मसल्स है, उन सब पे तो ओवर प्रेशर आ गया। तो इस वाले पूरे एरिया में स्टिफनेस, रिजिडिटी, हार्डनेस, पेन, स्वेलिंग, वो सब। अब जब अपन चिकित्सा पढ़ते हैं, शुक्र वेग विदारण, क्या लिखा आता है स्टार्टिंग, देखो क्या लिखा है, तत्र अभ्यंग अवगाहश्च। वही कहानी, तब में बिठाओ और अभ्यंग करो उस एरिया में जहां पेन। और सुनना, मदिरा चरणायुधा, बहुत ध्यान देना इस, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। शालीपय और मिथ और निर्भ। देखो भाई, अपने शरीर में एक वायु होती है, उसका नाम होता है अपान वायु। उसका काम होता है शुक्र को बाहर निकालना, ठीक है।
अब शुक्र वेग विदारण किया, इससे अपान हुई कुपित, और अब शुक्र बनना हो गया बंद। ठीक है, अब यहां दो ट्रीटमेंट चाहिए। क्या? एक तो वो ट्रैक क्लियर करना है जो ऑब्स्ट्रक्टेड है, जिसमें शुक्राश्मरी पड़ी है, और ट्रैक क्लियर होने के बाद में भी पीछे जहां शुक्र बन रहा है वहां पे तो बनना बंद हो गया, तो वहां पर प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। प्रोडक्शन रुक गया ना, कम हो गया। दो चिकित्सा है। क्या? ऑब्स्ट्रक्शन को अपन जिससे हटाते हैं, आयुर्वेद में उस चिकित्सा को बोलते हैं श्रोतोशोधक, चैनल्स को क्लियर करने वाली चिकित्सा। और ये निर्माण से संबंधित है, तो जनन चिकित्सा हुई तो अपन इसको बोलेंगे शुक्र जनन। क्लियर? अब कोई बात बची ही नहीं है। दारू स्रोतोशोधक, क्लियर? एक। दूसरा मूत्रल, डायूरिसिस करवाती। अब यह दो बात है, एक तो स्रोतोशोधन भी करवा रही, एक यूरिन को बढ़ाएगी, तो ऊपर से यूरिन का प्रेशर है। समझ पा रहे बात को? और इसका काम है कि चलो आगे शोधन करवाना। तो इस तरह से शुक्राश्मरी आगे की तरफ मूव करेगी। जो ट्रैक में अटक रही है उसको एक तो पुश किया जा रहा है मदिरा के द्वारा श्रोतोशोधक प्रभाव से, दूसरा ये डायूरेसिस करवाती है सारी मदिरा। आगे सुनो, मुर्गे का मांस, चावल, दूध, ये सब शुक्र जनन है, क्योंकि शुक्र के गुणों के जैसे। भाई मुर्गे का मांस शुक्रल होता है, वृश्य होता है। चावल और दूध, इनके तो गुण जो है वो शुक्र जैसे ही होते हैं, मधुर, शीत, स्निग्ध। ठीक। एक है निरू, ये इस कुपित हुई अपान वायु का शमन करेगी, और वात की चिकित्सा में बेस्ट है बस्ती, निरू बस्ती। लास्ट में है मैथुन। कॉमन सेंस है कि आपने मदिरा से डायूरेसिस करवाने में मूत्रल वाला इफेक्ट तो मदिरा से ले आए, लेकिन शुक्र की गति को स्टार्ट किससे करोगे? तो वो तो मैथुन से ही संभव है। इजेकुलेशन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी तब तक पैसेज क्लियर कैसे होगा? मूत्र वाले में तो आपने मूत्रल था, इसलिए मूत्र बनता रहा, निकल गया, इसलिए मैथुन। सो बेसिकली शुक्र वेग विदारण की चिकित्सा में अभ्यंग अवगाहन करेंगे। पहला मदिरा चरणायुधा, तो मदिरा श्रोतोशोधक, मूत्रल, चरणायुधा शाली और पय, ये शुक्र जन्म, और मैथुन शुक्र के प्रवाहन की। ठीक। और निरू बस्ती उस ऊपर की ओर गई अपान को वापस पास करवाएगी ताकि उसके साथ शुक्र प्रॉपर निकल सके। बात समझ आ रही? ऑनलाइन वालों अरे बोलो भाई, पल्ले पड़ी? देखो मैं कल पूछूंगा, जैसे मतलब जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे कल पूछूंगा, आपको आना चाहिए, और मजा तब आए जब लॉजिक से आंसर दो। बात समझ पा रहे हो? अगर आप लॉजिकली आंसर करोगे तो मजा। चलिए आगे बढ़, मतलब पढ़ाने की अगर वैसा हो ना, सिलेबस पूरा कर। इसीलिए आप में से जब बहुत सारे बच्चे ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो सर सिलेबस कितने महीने में पूरा हो जाए? सिलेबस 6 महीने में करवा दें ऐसे तो। लेकिन क्या मजा क्या आएगा तुमको? लाइनें लगवानी है क्या? मैं फोटो भेज दूंगा किताब किसी की लेके, उससे लगवा लेना। समझना जरूरी है, और समझ के पढ़ोगे ना, नहीं रटना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ गारंटी है कि 50-60 श्लोक है वो सिर्फ देखने में याद होने चाहिए, उनको भी रटने की जरूरत नहीं, बाकी कुछ भी नहीं रटना। और एपीजीडी कोई एग्जाम नहीं है अगर उसको समझ के आंसर किया जाए तो। सिलेबस पूरा करवाना होता तो अभी 7वां 8वां दोनों हो जाते, लेकिन समझ में आना जरूरी है रे भाई कि संहिता क्या कह रहे, नहीं तो गाली देंगे फिर अपन आगे जाकर कि साली चरक तो कभी याद ही नहीं, ऐसे बोले। तो समझ रहे हैं, समझ के पढ़ना, समझ के याद करना। ठीक। नेक्स्ट अपान वायु वेग विदार। देखो, संगो विड़मूत्र वाताना माध्यमानम वेदना क्लमम जठरे वात जनाश्च रोगा शूरवात। ये वही कहानी है जो पुरुष वेग विदारण में थी, ध्यान से देखो। अपान वायु का वेग रोकने से केवल अपान वायु नहीं रुक रही है, पुरुष, मूत्र व अपान तीनों रुक रहे। कारण क्या है इसका? कारण वही है, जैसे आप गैस पास आउट करनी थी, करी नहीं, तो आयुर्वेद क्या कहता है कि अपान वायु कुपित होकर ऊपर चली, इसी को उदावरत कहते हैं।
पास नहीं होकर रिवर्स जाना इज कॉल्ड उदावर्त इन आयुर्वेद। क्लियर है? किसी भी चीज का रिवर्स जाना, तो ये अपान का उदावर्त हो गया। और इसी से तो चौथा भेद बनेगा, अपान वायु वेग विधान जन्य उदावर्त। छह भेद है ना टोटल। सो बेसिकली अपान गई ऊपर, जैसे ही अपान ऊपर गई तो सिर्फ अपान का ही अनुलोमन नहीं रुका, अपान से ही पुरुष निकलता, अपान से ही मूत्र निकलता। तो अपान वायु वेग विधान का लक्षण है संगो विण मूत्र वाताना। संग मतलब रुकना, तो मूत्र पुरीश और अपान वायु तीनों रुक गए। अब तीनों रुक गए तो आदिमांत स्वाभाविक है, पेन होना स्वाभाविक है। जब अकेले मूत्र पुरीश से हो रहा था तो यहां तीनों ही रुक गए। आगे देखो और लिख रहा है कि पेट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर चालू हो जाएगा। गैस जो है वो गुड़गुड़ 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 इधर उधर जाएगी। इसी को बोला है जठरे वातस जन्यश्च रोग। पेट के अंदर गैस की वजह से जो डिजीजेज होती है, जो सिम्टम आते हैं वो आने चालू, कॉमन बात है। अपान वायु अकेली नहीं रुकेगी, मूत्र पुरीश दोनों को रोकेगी, एक लक्षण। पेन होगा, आद्यमान होगा, ठीक। रेस्टलेसनेस होती है, उसको क्लम से लिखा। अब यार गैस पास नहीं हो रही, यूरिन भी पास नहीं हो रहा, स्टूल भी पास नहीं हो रहा, तो पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी ना, और साथ में पेन हो रहा है। तो पेन है, रेस्टलेसनेस है, और वो गैस पेट में गुड़गुड़ कर रही है, तो जठरे वात जनाश्च रोग, पेट में वातज व्याधियां होनी, वात संबंधी विकार चालू। चिकित्सा क्या वही है जैसी उसमें करी थी, इसमें पुरुष क्या स्नेह स्वेदन करोगे तो आंतों की गति बढ़ेगी, आंतों के मूवमेंट बढ़ेंगे। एक दूसरा, स्नेह स्वेदन में उष्ण और स्निग्ध चीजें काम में आती है, ये दोनों वात शामक है। तीसरा क्या लिखा, भोजन से भी वात का शमन होता है, ठीक। और लास्ट में लिख दिया भोजन पान बस्ती सारे कैसे करने, जो गैस पास करवा दे, वात अनुलोमक। तो खाना पीना और वात अनुलोमक बस्तियां देना सीधी चिकित्सा है। वात अनुलोमन नहीं हो रहा है, वात अनुलोमक खाना पीना और बस्ती। एक लिखा है सपोजिटी, ये वही काम करेगी कि अगर गैस रोकने से पुरुष का पास होना बंद हो गया तो एंड पार्ट पर जो रेक्टम वाले एरिया में स्टूल है वो हार्ड हो गया होगा। अब अगर अपान लौट के भी आती है तो वो तो वहां लॉक करके बैठा है क्योंकि हार्ड हो चुका है स्टूल, तो वहां एक सपोजिटी लगा दी, तो वो टर्मिनल पार्ट का हार्ड स्टूल है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा बाकी का काम ये हो जाएगा। सो बेसिकली स्नेहन स्वेदन वर्ती भोजन पान बस्ती सारे कैसे, वात अनुलोम। स्नेहन स्वेदन समझ में आता है, वात शामक है। वर्ती सपोजिटी क्यों लगाई, क्योंकि टर्मिनल पार्ट का स्टूल हार्ड हो जाएगा तो पास होने की कंडीशन में अपान आ भी जाएगा, हो नहीं पाएगी क्योंकि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है ना वो, तो उसके लिए सपोजिटी लगा दी। फिर उसके बाद में भोजन पान और बस्ती सारी कैसे दे दिए, वात अनुलोम। नेक्स्ट वमन वेग विधान लिख लो बेटा, इसका सीधा सा, उल्टी को रोकने से स्किन की बीमारियां होती, साफ सीधा कंसेप्ट। लाइन देख लो दोनों, पहली देख लो कंडू कोट अरुचि व्यंग, दूसरी कुष्ठ हल्लास विसर्ट। सिंपल याद रखना है वमन वेग विधान से क्या होते हैं स्किन। इसको भी समझा सकता हूं, सुन लो थोड़ा सा, कभी कोई पूछ लेगा तुम कह दोगे हमारे सर ने बताया था, वो कहेंगे तुम्हारा सर पागल था या तुम पागल हो। सुन लो कैसे होगा। बॉडी कोई भी टॉक्सिन अंदर जाता है तो उसको उल्टी की फॉर्म में बाहर निकालती है। अगर उल्टी वाला प्रोसेस लेट हो जाता है तो लूज मोशन होता है, और टॉक्सिन बहुत सीवियर है कि उल्टी से निकल भी रहा है फिर भी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उल्टी 10 दोनों होते हैं जो कोलेरा में होते हैं। सो बेसिकली वॉमिटिंग होना यह बताता है कि कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस अंदर गया है, ठीक। अब बॉडी उस जहर को बाहर निकाल रही, अपन उल्टी कर नहीं रहे, टाइट होकर बैठ के नहीं उल्टी नहीं करना, या उल्टी रोकने की दवाई ले ली, ठीक है। अब वो रहेगा तो इस थैली में, इस थैली से वो जाएगा नीचे, नीचे जाके होगा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होकर जाएगा पोर्टल वेन में, पोर्टल वेन से जाएगा लीवर में, जाएगा ना लीवर में, फिर उस बाद आएगा ब्लड। अब ब्लड के अंदर जैसे वो आएगा तो ब्लड की जो अंदर जो डैमेज उसने किया वो तो तुम्हें दिख रहा नहीं है, लीवर सुजा दिया, पोर्टल वेन का जो एरिया है उसमें स्वेलिंग आई, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रही ना। लेकिन जैसे ही वो ब्लड में आएगा तब तो वो ऊपर वाली स्किन लेयर के नीचे रिफ्लेक्ट होगा ना ब्लड, तो आपकी बॉडी का कलर ब्लड देता, तभी तो एनीमिया होने पर शरीर सफेद पड़ जाता। तो जैसे ही वो ब्लड इस स्किन के नीचे आएगा, ऊपर वाली में तो सप्लाई है नहीं, जैसे इसके नीचे आएगा उससे ये सब होगा, चमड़ी खराब होएगी, इचिंग होने लगेगी, कुष्ठ होने लगेगा, विसर्प होने लगेगा।
तो ये वमन वेग रोकने से स्किन डिसऑर्डर। ठीक, अब चिकित्सा, रोक ली किसी ने उल्टी, अब क्या करें? अब उल्टी आ नहीं रही। यहां भी कहानी वही है, ये वाला जो कार्डिक स्फिंक्टर है, एक्चुअली में कई लोगों के साथ तो ये भी होता है कि उन्हें उल्टी आती नहीं, जी बहुत कर रहा है उनका, पर उनके प्रॉब्लम दूसरी है। उनके जो कार्डिक स्फिंक्टर होता है ना, वो जैसे उल्टी आने वाली होती है, डर की वजह से लॉक हो जाता है, मतलब सीवियरली स्पाज्म हो जाता है। अब स्टमक और एब्डोमेन मसल्स खूब कोशिश करती है उसको खोलने की, लेकिन जितने रिफ्लेक्स उसको नीचे से खुलने के मिलते और टाइट होता है। समझ रहे? तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन अब किसी ने उल्टी करनी थी, किसी ने करी नहीं उल्टी, और उसको एब्जॉर्ब होने से रोकना है अपने, क्योंकि अगर वो लोअर इंटेस्टाइन तक पहुंच गया तो ब्लड में आ जाएगा। सबसे पहला काम, फटाफट उसको खाना खिला के उल्टी करवा, भुक्त्वा प्रेक्षर। दूसरा, तुम्हें पता हो तो उल्टी या वमन कर्म जो है उसके बाद में भी अपन धूमपान करते, तो यहां उल्टी करवा रहे तो यहां भी धूमपान, बचे हुए दोषों के शमन के लिए। तीसरा है लंघन। अब कुछ मत देना खाने को, क्योंकि पॉइजनस सब्सटेंस भली तुमने कितना ही निकाला हो, अब जो भी दोगे वो जहर ही बनेगा। लंघन, और ये वो बात जो अपनी बात को वेरीफाई करती है। गंदा खून निकालना, अगर एब्जॉर्ब हो गया, उसने उल्टी रोकी है, तुम्हारे पास आया, तो ब्लड के अंदर टॉक्सिन तो गए, कुछ अमाउंट में तो गए होंगे, तो उनको किससे निकालेंगे? रक्त मोक्षण से। ठीक, और उल्टी कब होती है? जब स्टमक में बहुत ज्यादा कफ द्रव क्लेद होता है, तो ये पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए अंदर के क्लेद को खत्म करने के लिए रुक्ष अन्नपान देना, ठीक है, और जो कफ वगैरह बढ़ा उसके लिए व्यायाम देना। अब मैंने आपको क्या कहा था, या तो ऊपर से निकलेगा, या नीचे से निकलेगा, या ब्लड में जाए। अब यहां सारी संभावनाएं लेके चल रहे हैं। जितना स्टमक में था उसको ऊपर से निकाला, जितना ब्लड में गया उसको ब्लड से निकाला, और जितना नीचे जा चुका है उसको फटाफट निकालना है, तो लैक्सेटिव दो ताकि कम से कम एब्जॉर्ब। अब क्वेश्चन क्या आता? क्वेश्चन आता है कि वमन वेग विधान की चिकित्सा में निम्न में से कौन सा कर्म नहीं है? वमन में वमन कर्म है, छदन करवा रहे ना, वमन वेग विधान की चिकित्सा छदन या वमन है एक, रक्त मोक्षण है, विरेचन है, बस्ती नहीं। क्यों नहीं? बस्ती नहीं होने का कारण, बस्ती नहीं होने का कारण सिंपल, बस्ती का इफेक्ट आता है लोअर इंटेस्टाइन। उल्टी चालू हो गई, स्टोमक में पड़ा है तब। वैसे कहने वो कहते हैं कि बस्ती सिर से लेके पांव तक असर करती है वीर्य से। अब उसका वीर्य का असर आएगा जब तक तो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा ना। तो बस्ती का वहां पर लोकल यूज तो कुछ है ही नहीं ना। स्टमक में जो जहर पड़ा उस पर बस्ती क्या करेगी? बीच में दो दो स्फिंक्टर है, तो जल्दी असर करना चाहिए और जल्दी नजदीकी मार्ग से बाहर निकालना, इसलिए वमन दिया। मिड वे में गया, एब्जॉर्ब हुआ, विरेचन से निकाल दिया। बस्ती देने के बाद वेट करना पड़ता है, यहां वेट करने का टाइम नहीं है, फटाफट लैक्सेटिव दो ताकि फटाफट बाहर निकले, क्योंकि जितना रुकेगा उतना खराब। बस्ती नहीं देते क्योंकि टॉक्सिन पड़े जीआई में, और बस्ती में वेट करना पड़ता है। आप एक मुहूर्त तक तो निरू में रुकते हो, और अनुवासन में तो 3 याम तक रुक जाते हो कि 9 घंटे तक चलेगा। अरे 45 मिनट में तो सारा पॉइजन एब्जॉर्ब होगा, उसकी बॉडी में जो भी खराब चीज गई है वो। ये तो लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है कि वमन वेग विदारण की चिकित्सा में बस्ती क्यों नहीं, मतलब कौन सा कर्म नहीं? तो कौन सा कर्म नहीं बाबू? बस्ती कर्म। वमन है, विरेचन है, रक्त मोक्षण है, लंघन है, धूम है, रुक्ष अन्नपान, व्यायाम है। ये अलग से पूछा हुआ है, किस वेग विधान की चिकित्सा व्यायाम। अभी तक तो व्यायाम इसी का आया। एक विमर्श में लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना, वाग्भट की वमन वेग विधान की चिकित्सा, और इसको डायरी में लिख लेना। सार और लवण को मिला के और अभ्यंग करने का बोला है वाग्भट, सार और लवण को। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते। शब्द यहां से कल पढ़े, शब्द से आज अपने 5 वेग विधान पढ़े, और पक्का आप प्लीज 5 वेग विधान में ऐसा कोई भी क्वेश्चन कल नहीं होना चाहिए जिसका जवाब तो नहीं।
5 वेग विदारण, लक्षण और चिकित्सा। याद करके आओगे? अरे याद तो करवा दिया यहीं पे यार, आज जाके देख लोगे तो भी समझ। 5 श्लोक ही है, 10 श्लोक ऐसे अगर इनको कलेक्टिवली देखे ना, मूत्र 2 श्लोक इसके, याद नहीं करने, सिम्टम और चिकित्सा खाली देखनी है। और लॉजिक जब आपके पास होता है ना, दिमाग एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगाता, अच्छा ये इसलिए ऐसा हुआ, तो पक्के से याद हो जाएगा। कल करके आओगे ना याद? अरे बोलो ना भाई, हाँ ना नहीं बोलते, गूंगे बेरे बच्चे सब के सब। अरे तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी आदत खराब कर रखी उस बैच में। तुम भी जब उनकी तरह सीनियर लॉबी में आ जाओ ऊपर की तरफ कि अब 4 महीने बचे हैं, तो फिर अगले बैच के लिए बोलूंगा कि तुम लोग तो जवाब देते हो लेकिन नए वाले जवाब नहीं देते। अरे जवाब देना बहुत जरूरी है ना। अगर अपन सवाल जवाब में कनेक्ट रहते हैं ना, तो बात और होती है, सब चीजें याद रहती है, फिर आप अपने आप को ऐसे तटस्थ नहीं समझते, जो इंटरेक्शन है वो बना रहता है। जवाब दीजिए, हमेशा दीजिए। अरे तुम लोग तो वैसे भी इतने जवाब देते हो, मेरे को जवाब देने में क्या दिक्कत है? वैसे तो फेमस होंगे ना कॉलेज में, घर में, किसी की नहीं सुनती, फटाक से जवाब देते हैं, तो दे दिया करो यार। जवाब देने से इजी हो जाता है समझा, ऐसे ये बात पता चल जाता। अब तुमको तो मैं दिख रहा, मुझे तुम में से कोई दिख ही नहीं रहा ना, मैं तुम्हें बताऊं भी कैसे मुझे क्या दिख रहा है? देखो तो कैमरा दिखता है जो सामने लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, ये दिखती है। तुम्हारे जवाब से मुझे कंफर्म होता है कि हाँ बात पता चली कि नहीं चली, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। ठीक है, जाओ।